गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी सीरीज चल रही है फॉर ईसी 002, मेरे बच्चों आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बोला था कि आपको सबसे ज्यादा जो यूज होगा इकोनॉमिक्स में वो वेक्टर स्पेस थ्योरी, वेक्टर स्पेसिस का होगा। पिछली क्लास में मैंने वेक्टर स्पेस के कुछ डेफिनेशनल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि वेक्टर स्पेस डिफाइंड कैसे होता है, कैसे बनता है। अल्टीमेटली वेक्टर स्पेस एक नॉन एम्प्टी सेट ही होता है जिसके ऊपर हम दो फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जिनमें से एक बाइनरी कंपोजिशन होती है और एक नॉन बाइनरी कंपोजिशन होती है। और उन दो फंक्शंस के रेस्पेक्ट में अगर सेट कुछ स्पेसिफिक 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस होता है। आज हम कुछ स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपका जब क्वेश्चन आए और वो पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस आपके सामने रखे तो कम से कम उस वेक्टर स्पेस के बारे में आपको आइडिया हो कि ये सेट विद सम डिफाइंड फंक्शंस वेक्टर स्पेस है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता। वो जो 10 प्रॉपर्टी लास्ट में आपको पढ़ाई गई थी उनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी कि वेक्टर स्पेस नहीं बना होगा। तो आज कुछ वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो आपकी डन रॉन्ग बुक है ट्रेल, उसकी बैक एक्सरसाइज, फुल बैक एक्सरसाइज जो मेरे पर्टिकुलर टॉपिक से कोरस्पॉन्डिंग है उसको मैं आपके साथ मेरे बच्चों डिस्कस करूंगा। आपको असाइनमेंट तो कंफर्म करने ही करने हैं। आपकी जो बुक है ट्रेल, स्पेशली वेक्टर स्पेस थ्योरी के लिए, लीनियर अलजेब्रा के लिए, ट्रेल कंफर्म मेरे बच्चों बैक एक्सरसाइज फुल्ली सोल्व करके जाइएगा, समझते हुए। आपका पेपर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप बना नहीं सकते। बी केयरफुल। डी स्कूल में प्रॉब्लम ही ये है कि आपको लगता है ग्रेजुएशन जैसा क्वेश्चन आता होगा। यहां पे क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ आता है, नया क्वेश्चन आता है। बस गारंटीड है मेरी कि अगर आपने कोरस्पॉन्डिंग बुक्स की बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स अच्छे से समझे हैं, किए हैं वो नहीं, अच्छे से समझे हैं, आपके दिमाग में चला गया ना क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, काम हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। मेरे बच्चों, सबसे जो पहला वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल आपके पास होता है वो तो आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या होता है आर स्क्वायर? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। This must be a vector space with the corresponding addition और with the corresponding multiplication। इस पे आज डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस पे डिस्कशन मैं अपनी पिछली क्लास में आप लोगों के साथ कर चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप एक सेकंड के लिए चलिए ले लीजिए, आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस होगा तो आर स्क्वायर तो वी हो गया, लेकिन इस पे जो दो डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो होता है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। शायद मैंने पिछली क्लास में बताया होगा कि दो वेक्टर्स का कभी मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो तो वेरी स्पेसिफिक मल्टीप्लीकेशन होगा। वेक्टर स्पेस थ्योरी में दो वेक्टर का सिर्फ एडिशन डिफाइंड होता है और एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है एज यूजुअल, जब तक आप किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ना चले जाएं। तो जो वेक्टर सबसे पहले तो यहां बनेंगे, मान लो कैपिटल एक्स एक वेक्टर बनेगा, सपोज दिस इज x1 x2। कैपिटल वाई एक वेक्टर बनेगा, सपोज दिस इज y1 y2। समझ गए? तो मुझे यह बताना होगा कि इनका एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो एडिशन इज डिफाइंड एज, ठीक है बेटा, एंड स्केलर मल्टीपल इज डिफाइंड एज। ये बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं क्योंकि डी स्कूल में बहुत ब्रिलियंट आप लोग होते हो मेरे बच्चों, ब्रिलियंट बच्चे आते हैं डी स्कूल में, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो उतने ब्रिलियंट नहीं है। डी स्कूल में हो गया एडमिशन बट उतने ब्रिलियंट नहीं है, तो उन सबका भी एज ए टीचर मुझे ध्यान रखना होगा कि बेटा ये एडिशन रहेगा, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन रहेगा। तो जो दो ऑपरेशन बताए थे आपको वेक्टर स्पेस थ्योरी में, उनमें से एक ये है और एक ये है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते, आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते। समझ में आया? तो दो वेक्टर्स का मल्टीपल पॉसिबल नहीं है।
अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सुधीर सर, हमने तो डॉट प्रोडक्ट किया है, हमने तो क्रॉस प्रोडक्ट किया है। बिल्कुल किया होगा, लेकिन वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन, दैट इज नॉट द प्रोडक्ट, बी केयरफुल। ठीक है, तो जब आर स्क्वायर पे आप ये प्लस और ये डॉट डिफाइन करते हो, ऐसे डिफाइन करते हो, तो ही आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस बनता है। तो इन जनरल आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर अप टू सो ऑन, आप आर एन तक चले जाइए, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। तो आर एन में एन की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो सकती है। नाउ दिस स्पेस इज कॉल्ड, दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, एक एग्जांपल आपको मैंने देके समझाया। अब मेरे बच्चों एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जो बहुत फेमस एग्जांपल है, जो है Pn। क्या है? Pn। दिस इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n। ठीक है जी, एक सेट बनाया जिसके अंदर सारे पॉलिनोमियल हैं अप टू डिग्री n तक के, और n इज एनी इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। एक्चुअली डिग्री है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू सो ऑन करते हुए चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Pn जो आपका सेट बनेगा, दिस इज नथिंग बट Pnx, which is defined as Pnx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot dot an x to the power n, where a is belongs to real number. So this is what, this is basically set of polynomial up to degree n, right? अब वो कह रहा है कि इसको अगर हम वेक्टर स्पेस बनाना चाहते हैं, तो इस पे हमें वही दो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एडिशन हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि Pnx और Qnx, अगर मैंने दो एलिमेंट लिए Pn के, ठीक है ना, यही तो वेक्टर स्पेस है आपका जिसको आप बनाना चाहते हो। अब उसके अंदर सेट ऑफ पॉलिनोमियल है, तो मैं अगर इसके दो वेक्टर्स लूंगा, इसके अगर मैं दो एलिमेंट लूंगा, तो मेरे को दोनों वो डिफाइन करने पड़ेंगे ना। जैसे आप v1 v2 लेते हो, तो यहां पे मैंने Pnx ले लिया और Qnx ले लिया, तो एक पॉलिनोमियल है Pn और एक पॉलिनोमियल है Qn। तो थोड़ा सा मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने ये लिए क्या क्या है। तो मान लीजिए मैंने Pnx लिया है, Pnx सपोज है मेरा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n। जो Qnx मैंने लिया है मेरे बच्चों, दिस इज सपोज b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट bn x टू द पावर n। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री n, ये भी पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री n। अब जो इन पॉलिनोमियल्स के जो एडिशन मैं डिफाइन करूंगा, जो एडिशन डिफाइन करूंगा, वो कैसे डिफाइन होगा? Pnx प्लस Qnx। अब यहां पे पॉइंट मेरे बच्चों ये है कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना, कि जो मैं एडिशन डिफाइन करूंगा, एडिशन का डेफिनेशन क्या होगा, इस बात के ऊपर बेस्ड हो जाएगा कि आपका Pn वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं। अब एक्चुअली जब आप पॉलिनोमियल का एडिशन करते हो, तो जो आपको एडिशन सिखाया गया है, वो सिर्फ इसीलिए सिखाया गया है क्योंकि उसी एडिशन के रेस्पेक्ट में Pn वेक्टर स्पेस बनता है। और वो क्या है, देख लीजिए। a0 प्लस b0 मतलब 0 पावर एक साथ ऐड हो जाएंगी, a1 प्लस b1 1 पावर एक साथ ऐड हो जाएंगी, a2 प्लस b2 सेकेंड पावर एक साथ ऐड हो जाएंगी, डॉट डॉट an प्लस bn x टू द पावर n। नाउ दिस द एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो वेक्टर स्पेस के लिए हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा डॉट
Pnx. Now this is what? Alpha A0 plus alpha A1x plus alpha A2x square plus dot dot alpha an x to the power n. ठीक है बच्चों? तो अगर मैं ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करता हूं ऑन द सेट ऑफ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n, तो मेरे बच्चों मेरे पास तीन चीजें हो जाएंगी. Pn जो मैंने डिफाइन किया सेट, दूसरा एडिशन डॉट. नाउ दिस ट्रिपलेट इज ए वेक्टर स्पेस. अब जो 10 प्रॉपर्टी थी, 10 की 10 प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई होती है. जैसे आपने Pn ले लिया, आपने Qn ले लिया, और जब आपने एडिशन किया तो जरा एक बार देखना, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री n? भाई कोफिशिएंट ही तो चेंज हो गए ना. इसका 0 डिग्री का कोफिशिएंट हो गया A0 प्लस B0, है तो रियल नंबर ही ना. इसका हो गया A1 प्लस B1, है तो रियल नंबर ही ना. तो डिग्री तो चेंज नहीं हुई ना. इसका मतलब Pn प्लस Qn मस्ट बिलोंग्स टू द कैपिटल Pn. तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. दूसरी कर लीजिए, Pn प्लस Qn इज इक्वल टू Qn प्लस Pn. क्यों? क्योंकि अगर आप AI और BI रियल नंबर है तो कन्फर्म AI प्लस BI इक्वल होगा BI प्लस AI के. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हो सकता है. सिमिलरली सारी प्रॉपर्टी यहां पे एग्जिस्ट कर जाएंगी. बारी आती है, क्या सर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी? आंसर है यस. एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो पॉलिनोमियल, एंड जीरो पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0 इंटू एक्स टू द पावर n. ये जो जीरो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है ना बेटा, इस जीरो पॉलिनोमियल को आप किसी भी पॉलिनोमियल में ऐड करो, सेम पॉलिनोमियल रहेगा. और एडिटिव आइडेंटिटी का यही मतलब था ना. सो दिस मस्ट बिलोंग्स टू दिस वन. और क्या ये पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n है? यस. सर ये तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है. हाँ तो बेटा 0 डिग्री क्या अप टू डिग्री n नहीं होती? मैं एग्जैक्टली डिग्री n की बात नहीं कर रहा, अप टू डिग्री n की बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम n डिग्री होनी चाहिए. तो मेरे बच्चों ये जो आपका सेट था Pn, ये वेक्टर स्पेस बनेगा. सारी प्रॉपर्टी 10 की 10 प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करा के देखिए, सब हो जाएंगी. डन. लेकिन अब सवाल यह है, अगर वेक्टर स्पेस सेट ऑफ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n ना होके सेट ऑफ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिग्री n होता, तो डी स्कूल में ये हमारे टाइम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि भाई आपको शो करना है अंडर द यूजुअल एडिशन एंड स्केलर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिग्री n, क्या वेक्टर स्पेस होगा? आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं n डिग्री का एक पॉलिनोमियल लूं, दूसरा पॉलिनोमियल लूं n डिग्री का, और जब मैं उनका एडिशन कराऊं तो वो n डिग्री ना बचे, उससे कम डिग्री हो जाए. बिल्कुल पॉसिबल है. जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर मैं मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, सपोज मैं 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहा हूं, तो Pnx सपोज 3 डिग्री है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x की क्यूब. चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब यहां पे क्या सीन है, मेरा जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल इस बार मैंने लिया है वो लिया है एग्जैक्टली डिग्री n. तो यहां क्या है? एग्जैक्टली डिग्री 3. और अगर आप एग्जैक्टली डिग्री 3 बोलोगे तो आपको A3 को नॉन जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 तभी मानी जाएगी जब 3 का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा. अगर यही अप टू डिग्री 3 होता तो मुझे A3 जीरो है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. अप टू डिग्री 3 में डिग्री 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो लिखने की जरूरत नहीं थी. लेकिन यहां पे है, क्योंकि यहां पे मैंने क्वेश्चन लिटिल बिट चेंज कर दिया. अब मान लीजिए मैंने अनदर पॉलिनोमियल लिया Qx, विच इज सपोज B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर माइनस A3x की क्यूब. बिल्कुल मैं ले सकता हूं. अब सिमिलरली A3 अभी भी नॉन जीरो है, तो ये भी पॉलिनोमियल है अब एग्जैक्टली डिग्री n. अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए. जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे मेरे बच्चों,
पी एन एक्स प्लस क्यू एन एक्स, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, a0 प्लस b0, ओके, प्लस a1 प्लस b1 x प्लस a2 प्लस b2 एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये जो लास्ट वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये जो पॉलिनोमियल बचा, क्या ये 3 डिग्री का है? नहीं। तो क्या ये जो मैंने नया सेट ऑफ pn बनाया था एग्जैक्टली डिग्री n वाला, उसके अंदर बिलोंग करेगा? नहीं। तो ये तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जब पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा मेरे बच्चों। तो pn सेट ऑफ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n वेक्टर स्पेस होता है, और pn विच इज सेट ऑफ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिग्री n सेट ऑफ वेक्टर स्पेस नहीं होता है, या वेक्टर स्पेस नहीं होता है। समझिए। तो इसलिए आप चीजों को नोटिस करेंगे, जब भी हम पॉलिनोमियल थ्योरी पे वर्क करते हैं तो पॉलिनोमियल थ्योरी के अंदर यह ध्यान रखा जाता है कि आपका जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर आपको वेक्टर स्पेस की नीड है तो सेट ऑफ पॉलिनोमियल हम तभी लेंगे जब हम अप टू डिग्री n की बात कर रहे हैं। और अगर वेक्टर स्पेस थ्योरी में काम नहीं कर रहे हो तो आप जो मर्जी लीजिए, फिर मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो यहां मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस है। समझ गए बेटा? बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं थी इसमें। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे बच्चों। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है m क्रॉस n। दिस इज व्हाट? सेट ऑफ मैट्रिसेस A which is aij m cross n such that aij belongs to real number। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों ये क्या है? ये सेट ऑफ मैट्रिसेस है जिसके अंदर m रो है और n कॉलम्स है, और उसके सारे एलिमेंट रियल नंबर्स हैं। तो m मैंने डिफाइन कर दिया, एक इंटीजर है, n मैंने डिफाइन कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर है। तो m मैंने डिफाइन कर दिया, n मैंने डिफाइन कर दिया, और मैं कह रहा हूं जितने भी m क्रॉस n के रियल मैट्रिसेस हो सकते हैं उन सबको कलेक्ट कर लिया। तो दिस इज व्हाट? सेट ऑफ मैट्रिसेस। अब मैं इसको वेक्टर स्पेस बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे जो वेक्टर्स हैं वो एज ए मैट्रिसेस ट्रीट होंगे। तो आपको 2 मैट्रिसेस लेने पड़ेंगे। मान लो A विच इज इक्वल टू aij m क्रॉस n बिलोंग्स टू कैपिटल M क्रॉस n। तो क्या होगा मेरे बच्चों? aij मस्ट बी रियल नंबर। भाई ये चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेंगे ना सारी। मान लो आपने दूसरा मैट्रिसेस लिया B विच इज इक्वल टू bij, ऑब्वियसली m क्रॉस n which is an element of capital M cross n, where bij must belongs to real number। तो जब भी आप किसी को वेक्टर स्पेस प्रूफ करते हो तो 2 एलिमेंट आप वहां से लेते हो। अब मैं कह रहा हूं कि 2 एलिमेंट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे ना, और डिफाइन मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जिस टाइप का फॉर्मेट का सेट दिया होगा उसी फॉर्मेट में डिफाइन कर सकता हूं। कर दिया जी, आगे चलिए। अब डिफाइन करना पड़ेगा एडिशन। तो a प्लस बी इज डिफाइंड एज, मेरे बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए m क्रॉस n। एंड ऑब्वियसली अगर a m क्रॉस n है, b m क्रॉस n है, तो a प्लस बी भी m क्रॉस बनेगा। अगर आप सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ रो तो आप चेंज कर नहीं रहे, नंबर ऑफ कॉलम तो आप चेंज नहीं कर नहीं रहे। तो कंफर्म ये जो वेक्टर बनेगा ये कैपिटल M क्रॉस n के अंदर बिलोंग करेगा। वेक्टर एडिशन। अब आती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात। तो अगर आप अल्फा इंटू ए करेंगे तो डेफिनेशन है अल्फा इंटू ए आई जे। ऑब्वियसली दिस इज M क्रॉस n एंड दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल M क्रॉस n। पॉइंट टू बी नोटेड, आप इन 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। करके दिखा दीजिए। आप इस मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ एडिशन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो जो चीज आप कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस ने ऐसा डिफाइन किया। तो वेक्टर स्पेस थ्योरी में बहुत सारे स्पेसिस डेवलप किए गए मेरे बच्चों। जैसे एक यूक्लिडियन स्पेस डेवलप किया गया, ठीक है। फिर एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल डेवलप किया गया
लेकिन उसमें कुछ कुछ कंडीशंस थी। अब यहां पे एक सेट ऑफ रियल मैट्रिसेस डेवलप किए गए जिसपे यूजुअल एडिशन डिफाइन किए गए और यूजुअल स्केलर मल्टीपल डिफाइन किए गए। दो मैट्रिसेस का मल्टीपल यहां नहीं डिफाइन किया गया क्योंकि होता नहीं है। वैसे मल्टीप्लीकेशन आप करते हो लेकिन वो सेपरेट थ्योरी है। दिस इज नॉट द वेक्टर स्पेस थ्योरी। इफ यू डील विद द वेक्टर स्पेस थ्योरी तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए ये तो वेक्टर स्पेस हो गया, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। मान लीजिए आप बोलोगे कि सुधीर सर एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो मैट्रिक्स, आप समझते होंगे। तो 0 0 0 0 क्या वो इसके अंदर होगा? यस। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स के सेट को थोड़ा चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं? मैंने बोला आई कलेक्ट ए मैट्रिक्स का सेट एम क्रॉस एन, ए सब कुछ सेम, बस मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर वो सारे पॉजिटिव हैं। तो क्या अब ये सेट वेक्टर स्पेस बनेगा? आंसर है सुधीर सर, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सुधीर सर इस मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स बिलोंग नहीं करेगा, और जीरो मैट्रिक्स तो एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। यस, वो आपके पास होनी चाहिए। तो सर एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिलोंग नहीं करेगी इसके अंदर, तो हम इसको वेक्टर स्पेस नहीं मान सकते। क्योंकि वेक्टर स्पेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताई थी उसमें यह था कि आप किसी को भी अगर वेक्टर स्पेस कहना चाहते हो तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। और मैट्रिक्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है जीरो वेक्टर होता है या जीरो मैट्रिक्स होता है या जीरो एलिमेंट होता है। तो जीरो मैट्रिक्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ऐसा लिखा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सुधीर सर अगर ऐसा कर दें तो बेटा अभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब एडिटिव इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इनवर्स की बात नहीं कर रहा, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं। तो एडिटिव इनवर्स कौन से होते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर ए प्लस बी आपको जीरो करना है तभी तो एडिटिव इनवर्स करोगे, और आई एम कॉलिंग एडिटिव इनवर्स नॉट द इनवर्स। तो ए और इसको ऐड करके अगर जीरो लाना है तो कंफर्म बी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कुछ ऐसे, माइनस के ए आई जी। समझ में आया? तो ए प्लस बी जब आप करोगे तो कंफर्म ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? जीरो। बट प्रॉब्लम ये है कि बी आप कंसीडर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ए आई जे पॉजिटिव है तो माइनस ए आई जे नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो मेरे बच्चों इस मैट्रिक्स में तो वो सारे मैट्रिक्स हैं जिनके एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नॉन नेगेटिव है, तो ये तो एडिटिव इनवर्स तो इसके अंदर बिलोंग करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो सम सिनेरियोज, सम सेट्स वेक्टर स्पेस समटाइम, सम सेट्स आर नॉट वेक्टर स्पेस समटाइम। तो एक सवाल यहां से आपके लिए आ जाता है कि भाई कौन सी चीज कब वेक्टर स्पेस होगी और कौन सी चीज कब वेक्टर स्पेस नहीं होगी। और बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर स्पेस लेते हैं V, which is a set of functions defined on close interval 0 to 1 to real number such that f dot is continuous। ठीक है मेरे बच्चों? मतलब एक सेट बनाया V जो कि सेट ऑफ फंक्शंस है, लेकिन वो फंक्शंस कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या कंडीशन है ये? कि फंक्शन का डोमेन है 0 to 1, ओके जी, रेंज है रियल नंबर, ठीक है, और वो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं। तो क्या ये सेट अंडर द यूजुअल एडिशन और यूजुअल स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक वेक्टर स्पेस बनेगा? तो पॉइंट टू बी नोटेड, पहले तो आप डिफाइन करोगे ना कि सर एफ और जी दो एलिमेंट है वी के। तो जब एफ और जी दो एलिमेंट होंगे वी के, इसका मतलब क्या होगा? एफ और जी दोनों का डोमेन होगा 0 to 1, रेंज होगी रियल नंबर सच दैट एफ डॉट एंड जी डॉट बी कॉन्टिन्यूअस। चलिए जी, कोई बात नहीं है।
अब बारी आती है इनको डिफाइन करने की, तो f प्लस जी आप कैसे डिफाइन करते हैं? f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। f इंटू या अल्फा इंटू एफ एक्स आप कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा इंटू एफ एक्स, यस और नो? यस सर। तो एडिशन आप ऐसे डिफाइन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे डिफाइन करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आपने जीवन में कभी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। समझ में आया? रीजन आप बोलोगे सुधीर सर हमने तो किया है, एफ एक्स इंटू जी एक्स तो हम करते हैं। मेरे बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन फंक्शंस का नहीं, नंबर्स का है, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन नहीं होते। एफ एक्स होता है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स, जी एक्स होता है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स। फिर कोई बोलेगा सुधीर सर हमने तो गोफ निकाले हैं। मेरे बच्चे ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ये होता है कंपोजिशन। मल्टीप्लीकेशन दो फंक्शंस का मैंने सिखाया ही नहीं आपको। समझ में आया? एडिशन सिखाया है और एक नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन सिखाया है। तो क्या ये सेट टुगेदर विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन और फंक्शन वेक्टर स्पेस होगा? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि अगर दो फंक्शंस का डोमेन ए है तो उनके सम का भी डोमेन ए ही होगा, स्केलर मल्टीपल का डोमेन भी ए ही होगा। अगर रेंज आर है तो सम का रेंज भी आर ही होगा, रियल नंबर से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रेंज भी आर ही होगा। बिल्कुल वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। और आपको पता है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन कंटिन्यूअस होता है। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका स्केलर मल्टीपल करते हो तो वो भी कंटिन्यूअस बनेगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब ये एक वेक्टर स्पेस होगा। अब मेरे बच्चों 10 की 10 प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं, ये मेरे पेड बैच में होता है। यहां तो मैं बस आपको ट्रायल दे रहा हूं, डेमो चल रहे हैं कि कैसे हम वर्क करते हैं। तो सर क्या इसकी हम एडिटिव आइडेंटिटी बता सकते हैं? यस, जीरो फंक्शन इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो फंक्शन कौन सा? जीरो एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये होता है जीरो फंक्शन, जो ऐसे डिफाइन होता है। यस। क्या जीरो फंक्शन का डोमेन 0 to 1 होता है? यस। सर कुछ और भी हो सकता है? और भी हो सकता है, लेकिन 0 1 हो सकता है ना? यस। रियल नंबर होती है क्या इसकी रेंज? यस। क्या जीरो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है? आंसर है यस, क्योंकि जीरो फंक्शन इज नथिंग बट ए कांस्टेंट फंक्शन विच टेक वैल्यू 0 एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो सब कुछ तो मिल रहा है आपको, तो वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसा कर देता, कैसा कि जो रेंज है ना मेरे बच्चों, मैं उस रेंज को भी 0 to 1 कर देता, सपोज फॉर एग्जांपल, क्या अब ये कंटिन्यूअस, अब ये वेक्टर स्पेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों अब यहां पे आपको एडिटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एडिटिव इनवर्स? थोड़ा देखिए। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि एफ और जी, मतलब एफ कोई फंक्शन है जो वी में बिलोंग करेगा, तो सबसे पहले तो ये गारंटी है कि एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, क्योंकि रेंज मैंने 0 to 1 कर दी। अब वो कह रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स आपको चाहिए। एडिटिव इनवर्स कौन सा होता है? या एडिटिव इनवर्स चलो छोड़ दो आप, उसकी भी जरूरत नहीं है, वैसे ही समझा देता हूं। एक रूल था अल्फा इंटू एफ बिलोंग्स टू वी करना चाहिए फॉर ऑल अल्फा इज ए रियल नंबर। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए अल्फा को ले लूं -2, सपोज फॉर एग्जांपल, तो -2f एट x कैसे डिफाइन होगा? -2fx। अब एक बात बताइए, अगर fx 0 और 1 के बीच में है तो -2fx क्या 0 और 1 के बीच में वैल्यू देगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गया ना बेटा। तो नेगेटिव हो गया तो इसमें बिलोंग करेगा नहीं। इसका मतलब कि -2f सेट V के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। जबकि 6th प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस क्या कहती है? अल्फा f कन्फर्म V के अंदर बिलोंग करना चाहिए, चाहे अल्फा कुछ भी रियल नंबर हो। तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो सेट आपने लिखा फंक्शंस के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
सुधीर सर ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो सम सेट टुगेदर विद द सम ऑपरेशंस मे बी वेक्टर स्पेस और नॉट, डजंट मैटर। बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बैक एक्सरसाइज में कंफर्म करवाता हूं एक एक क्वेश्चन, समझ गए ना। चलिए अब ऑब्वियसली बात है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपका बहुत प्रीशियस होता है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स दिया है R3 से, वाई दिया है R3 से, जेड दिया R से। लेकिन एक चीज को नोटिस करिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पता एक बार बताई थी कि बच्चों जब भी दुनिया का कोई वेक्टर लिखते हैं ना, तो वो एज ए कॉलम वेक्टर लिखते हैं। तो R3 को 3 क्रॉस 1 लिखते हैं, लेकिन सर ने पता है कैसे लिखा है? अगर रो वाइज लिखा है ना सर ने ऐसे, तो ट्रांसपोज लगा दिया है ऊपर। ये मेरे को अच्छी बुक्स में ये बहुत अच्छी बात लगती है, ट्रांसपोज लगा के दिया है ऊपर। तो वो ऐसे वर्टिकली ना लिख के हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो ट्रांसपोज लगा देना, नहीं तो वो ऑर्डर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलिए कोई बात नहीं। खैर मेरे बच्चों, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया, ये सब कुछ कंप्यूट आप कर लेंगे, इसमें सुधीर सर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब 1.2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विद नेचुरल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। देखिए ब्रैकेट को समझिए, वो नेचुरल एडिशन की बात कर रहा है, मैं यूजुअल एडिशन और यूजुअल स्केलर मल्टीपल की बोल रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। इसका मतलब है वो कहना चाहता है कि जो थ्योरीज पे आपको हमने बताए हैं ना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, उन्हीं पे काम कर रहे हैं हम। आप अपनी मर्जी से कुछ ना कर लीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ फील्ड के एलिमेंट का होता है, एडिशन सिर्फ वेक्टर के एलिमेंट का होता है। कभी मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के एलिमेंट के साथ कर दो और एडिशन आप फील्ड के एलिमेंट के साथ कर दो, ये मत कर देना, क्योंकि हमने बताया नहीं आपको ये चीज। अब वो कह रहा है कि किस केस में वेक्टर स्पेस कौन सा सेट होगा। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आंसर जस्टिफाई करिए। पहला है सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 1। तो ये वो था जो सबसे सेकंड लास्ट लिया था, है ना, कि एफ एक फंक्शन का सेट है जिसका डोमेन है 0 to 1, रेंज है रियल नंबर और वो सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो ये जो सेट बन रहा था वेक्टर स्पेस था, दैट सेट। दूसरा क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 1। ये वो था जो सा नहीं था, जिसकी रेंज 0 to 1 थी। तो अगर रेंज भी 0 to 1 है या पॉजिटिव है, 0 to इंफिनिटी है, तो एडिटिव इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। वही होगा ना, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव फंक्शंस ऑन द इंटरवल 0 to 1। तो यहां पे जो फंक्शंस है वो ये है, जिसका डोमेन तो है 0 to 1, लेकिन जिसका रेंज है 0 to इंफिनिटी। तो ठीक है, मैंने आपको 0 to 1 रेंज पे समझाया, इससे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। तो यहां पे एडिटिव इनवर्स नहीं मिलेगा फंक्शन का, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अगला क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एग्जैक्टली एन वाला वेक्टर स्पेस नहीं होता है, रीजन दे चुका हूं। आगे चलिए, अगर यहीं पे होता अप टू डिग्री n, वो वेक्टर स्पेस होता। अगला क्या है, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिसेस, दैट मीन्स द सेट ऑफ मैट्रिसेस A such that AT is equal to A। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया है। तो क्या सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ सिमेट्रिक या सेट ऑफ मैट्रिसेस जो कि सिमेट्रिक है वो वेक्टर स्पेस होगा? आंसर है यस। सबसे पहले तो जब भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी की आप बात करेंगे तो आपको सारे मैट्रिसेस स्क्वायर लेने पड़ेंगे, वो उसने ऑलरेडी ले रखे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम आएगी कि सुधीर सर अगर दो मैट्रिसेस मैं यहां से ले लूं और उनका एडिशन करूं तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिसेस का एडिशन सिमेट्रिक होता है? आंसर है यस। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एंड ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी, हो गया सिमेट्रिक। अब बारी आती है एडिटिव आइडेंटिटी की, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। क्या जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है? यस। तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। अब आती है इनवर्स की। अगर कोई मैट्रिक्स है ए जो कि सिमेट्रिक है, उसके हर एलिमेंट में अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सिमेट्रिसिटी रहेगी? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके सब इस सेट के साथ सेटिस्फाई होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा देखो,
ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अब एग्जाम में हो सकता है ना कुछ और दे दे, इस बार पूछ ले कि हमने एक सेट ऑफ एसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या पोजीशन होगी। तो अगर वो सिमेट्रिक की बजाय नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दे, मतलब ऐसा लिख दे कि ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, तो क्या ये सिमेट्रिक या जो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका सेट ले रहे हो, क्या वो वेक्टर स्पेस बनेगा? आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं बनेगा, वो आपका काम है, मतलब आपका काम, मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल है चीजें, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या कह रहा है? एवरी वेक्टर स्पेस कंटेन्स ए जीरो वेक्टर। यस, जिसको मैं एडिटिव आइडेंटिटी कहता हूं, सम राइटर उसको जीरो एलिमेंट या जीरो वेक्टर कहते हैं। आपके सामने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा क्या कह रहा है? ए वेक्टर स्पेस कैन हैव मोर देन वन जीरो वेक्टर। आंसर है नो। क्लास में भी पढ़ाया था आपको कि जीरो वेक्टर या एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है। बी केयरफुल। अब यूनिक कैसे होती है वो हम एक सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए वी कोई वेक्टर स्पेस है और O1 O2 विच आर नॉट इक्वल टू, समझ गए? ये दो जीरो एलिमेंट है या एडिटिव आइडेंटिटी है सपोज, और दो डिफरेंट एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो क्योंकि O1 या 01 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो रूल क्या होगा? V1 प्लस O1 इज इक्वल टू V1 फॉर ऑल V1 बिलोंग्स टू V। ऑब्वियसली बात है, 01 या O1 एडिटिव आइडेंटिटी है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लिख दी। सिमिलरली O2 भी एडिटिव आइडेंटिटी है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो क्या होगा? V1 प्लस O2 इज इक्वल टू V1 फॉर ऑल V1 बिलोंग्स टू V। यस सर। अब आप राइट हैंड साइड को देखिए, दोनों तरफ V1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, तो V1 प्लस O1 इज इक्वल टू V1 प्लस O2। डन। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? O1 इज इक्वल टू O2। मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस की दो एडिटिव आइडेंटिटी, दो जीरो वेक्टर्स नहीं हो सकते। फॉल्स है। चलिए क्या है? एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज एम रो एंड एन कॉलम्स, क्या वेक्टर स्पेस होगा? यस, बता चुका हूं, है ना? बिल्कुल करेक्ट है, अभी बताया था। फिर क्या करा? इफ एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, बी केयरफुल, ऑफ डिग्री एन लिखा है, तो वैसे इसको यहां क्लैरिफाई करने के लिए एग्जैक्टली एन लिखना चाहिए था, लेकिन डिग्री एन का भी मतलब होता है कि एग्जैक्टली एन की बात कर रहा है कि भाई एन डिग्री के सारे पॉलिनोमियल मैंने ले लिए। अगर अप टू डिग्री होता तो इसको लिखना पड़ता अप टू डिग्री एन। तो क्या एफ एंड जी अगर पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन, तो एफ प्लस जी इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन? नो। अगर यहीं पे होता एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू एन, तो फिर सम अप टू डिग्री एन होता, लेकिन यहां नहीं होगा, बता चुका हूं क्लास के अंदर। तो मेरे पढ़ाने का ये थोड़ा सा अच्छा स्टाइल रहता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें थ्योरी में पहले ही पढ़ा देता हूं, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और नॉट ओनली द एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड अगर कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे डी स्कूल में पूछता ही है, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है मेरे बच्चों। फिर क्या कह रहा है? एफ एंड जी आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, तो क्या एफ प्लस जी पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन? आंसर है यस। चलिए टिक कर दिया, दैट्स इट। अगला सवाल क्या है? प्रूव दैट ए जीरो वेक्टर ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज यूनिक। अभी प्रूफ किया है, ये रहा, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? व्हाट मैट्रिक्स इज द जीरो वेक्टर, व्हाट मैट्रिक्स इज द जीरो वेक्टर ऑफ द स्पेस एम 2 क्रॉस 3। तो दो रो हैं और 3 कॉलम्स है, तो 0 0 0 0 0 0 इज द जीरो वेक्टर या एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स ऑफ 2 रो एंड 3 कॉलम्स अंडर द यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास में मैंने कुछ वेक्टर स्पेस का होना नहीं होने की बात करी और एक मैंने एक्सरसाइज आपकी सोल्व करी। तो मैं जो आपकी रीडिंग्स है बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग चलता हूं। डी स्कूल में मेरे बच्चों थोड़ा डिफरेंट है सिनेरियो, मतलब ये आज से नहीं है।
जब से बना है डी स्कूल तब से है ये सिनेरियो। यहां पे एग्जाम टफ आते हैं। आपको जब टीचर पढ़ाएंगे, अब वहां के टीचर तो भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां के जब टीचर पढ़ाएंगे आपको लगेगा कि सुधीर सर वाह मस्त मजा आ रहा है, लेकिन बी केयरफुल। मस्त मजे का मतलब ये नहीं कि आपको समझ में आ रहा है, आपको जो चीज समझाई जा रही है उसकी डेप्थनेस आपको पता है ना। क्या आपको ये पता है कि वेक्टर स्पेस क्यों पढ़ाए जा रहे हैं आपको? शायद नहीं, क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी। क्यों नहीं बताया? क्योंकि डी स्कूल का ये ट्रेंड है कि सर पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, हमारे पास समय नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, बट मेरे बच्चों ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। तो आपका जो असाइनमेंट मिला था प्रॉब्लम सेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब क्योंकि जो उसके आगे के क्वेश्चंस है उनके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझाना बेहद जरूरी है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझाना बेहद जरूरी है, तो उससे पहले वेक्टर स्पेस को समझाना थोड़ा सा जरूरी था। तो मैंने बीच में कुछ क्लासेस में आपके लिए डाल रहा हूं ताकि वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी कंपोजिशंस के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया ले सके। थैंक यू वेरी मच।